So hello everyone, welcome back to my channel. This is Rahul's Journal और आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्क एनर्जी। और ये जो वीडियो है ये 02 है, यानी इसके पहले एक 01 भी वीडियो अपलोड हुआ है। एंड अगर आप ये वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो है 01, अगर आप वो देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। एंड ये है उसी के सीक्वेंस में पार्ट 2 वीडियो है, और जिस वीडियो में हम थोड़ी सी बातें वर्क डन की करेंगे और उसके बाद वर्क डन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो पूरा वीडियो है ये पार्ट 2 है और वर्क डन का पार्ट 2 वीडियो है ये। एंड इसमें हम जो है न्यूमेरिकल पोर्शन करने वाले हैं, कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और वेरिएबल फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स है तो उसके थ्रू वर्क डन कैसे निकालेंगे, ग्राफ के थ्रू कैसे निकालेंगे। और कुछ जनरल क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस लेंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अलग अलग केसेस में जो है वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो आइए कुछ बातें हम कर लेते हैं वर्क डन की, कुछ एक रिवीजन की तरह से, एंड उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वर्क डन के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था। एंड ऑब्वियसली ये जो चैप्टर है लिख देते हैं वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। एंड एनर्जी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो है वर्क क्या होता है। वर्क हमारा पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो वर्क होता है वो एफ डॉट एस होता है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है। और जब कभी भी हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो बेसिकली आपका आता है मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। और हमने ये इस कॉस थीटा की बात करी थी कि जो एंगल होता है, एंगल हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग केसेस देखे थे। और उसमें हमने देखा था कि कब एंगल 0 हो रहा है, कब एंगल 180 डिग्री हो रहा है, कब एंगल 90 डिग्री हो रहा है। और इसी के बेसिस पे बाद में हमने इसी को रिलेट किया था पॉजिटिव वर्क से, जीरो वर्क से, नेगेटिव वर्क से। और हमने इस बात का मतलब समझा था कि पॉजिटिव वर्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है, एंड जीरो वर्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने जो है देखी थी पिछली क्लास में। एंड आज जो है उसका पार्ट 2 है। तो ये बातें हम देख चुके थे वर्क डन में। ये वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, और जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारा क्या आता है मॉड एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे इसको हम बोलते हैं मॉड। और मॉड में हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, हमें ऑब्जेक्ट का सिर्फ फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है। फोर्स का भी, क्योंकि फोर्स एक आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, तो वर्क डन में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। सेम वे में आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, और उनके बीच में एंगल जो आप निकाल सकते हो। हालांकि एक तरीका और है वर्क डन निकालने का कि आप ये देख लो कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, तो वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी हमारा इसी से काम चल जाएगा, तो जो भी हम वर्क डन निकालेंगे वो फॉर्मूले से यूज़ करके निकाल लेंगे। अभी मुझे लगता है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दूसरा हमने ये देखा कि था कि जो वर्क डन होता है आपका, वर्क डन को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क डन जो होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जो सिंपली जिसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन, या 2+2=4 होता है, तो उसी तरह से ये हमारे स्केलर क्वांटिटीज भी होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज में सिंपली आपका 2+2 4 होता है, और आप चीज़ों को सिंपली ऐड कर सकते हैं जिस तरह से आपने अभी पिछली क्लासेस में सारी चीज़ों को ऐड करते आए हैं। जैसे आप किलोग्राम्स में ऐड करते हैं, 5 kg प्लस 10 kg इज इक्वल टू 15 kg, आप एरिया को ऐड करते आए हैं। तो सेम इसी तरह से आप जो है वर्क डन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 5 जूल का वर्क हुआ है और 10 जूल का वर्क हुआ है, तो टोटल जो है 15 जूल का वर्क होगा। इसमें जो है एडिशन में कोई भी इशू नहीं आने वाला। और इसके अपोजिट में जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा देखना पड़ता है, और दो जो है क्वांटिटीज के बीच में एंगल कितना बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बेटर है कि अच्छा ही है कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है आपकी। एंड अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो है
SI यूनिट क्या है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है यूनिट है इसका, SI यूनिट जो है, SI यूनिट इज जूल, JOULE, और इसको हम शॉर्ट में जे बोलते हैं, ठीक है। एंड एक और यूनिट होती है इसकी, एक CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बेसिकली CGS यूनिट दो तरह की यूनिट होती है, MKS यूनिट होती है, CGS यूनिट होती है। MKS यूनिट मतलब फिजिक्स में हम ये बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक हमारा होता है मास, एक होता है हमारा लेंथ, और एक होता है हमारा टाइम। तो MKS में हम क्या बोलते हैं, MKS जो यूनिट होती है आपकी, बोलते हैं कि भाई अगर आपको मास लेना है तो मास किलोग्राम में लोगे, सॉरी, अगर आप लेंथ लोगे तो लेंथ आप मीटर में लोगे, अगर मास लोगे तो किलोग्राम में लोगे, एंड टाइम लोगे तो सेकंड में लोगे। इसको हम MKS यूनिट बोलते हैं। इसी तरह से हमारा CGS यूनिट जो होता है उसमें अगर हम ये बोलते हैं अगर आपको कोई लेंथ मेजर करनी है तो आप वो सेंटीमीटर में लोगे, एंड अगर आपको वेट मेजर करना है, मतलब वजन मेजर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप उसका उसमें ग्राम में लोगे, एंड देन अगर टाइम है तो टाइम सेंटीमीटर में रहेगा। तो इसका जो CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट इज अग्स, CGS यूनिट जो होता है हमारा अग्स होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई वर्क डन के बारे में। तो इसी तरह से कई बार क्वेश्चन आता है कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या है। कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या है, डिफाइन करो। तो देखो वर्क डन आपका क्या होता है, वर्क डन आपका होता है FS cos थीटा, और हमने वैल्यूज वगैरह भी देखी थी कि अगर cos थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वर्क डन जो है बेसिकली हमें 1 चाहिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा, और बेसिकली हमें वर्क डन क्या चाहिए, 1 जूल चाहिए। तो 1 जूल कब आएगा, जब फोर्स भी 1 न्यूटन लगे, डिस्प्लेसमेंट भी 1 न्यूटन लगे, और जो cos थीटा हो जाए इसकी वैल्यू भी क्या आ जाए, 1 हो जाए, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क आ जाएगा। तो वर्क डन अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 मीटर से, और इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो 1 कब होगा आपका, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो ये भी 1 हो जाए। तो यहाँ इस केस में जो वर्क डन आएगा 1 जूल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क क्या है, तो हम इसी बात को लिख सकते हैं कि व्हेन अ force when a force of 1 Newton acts on a body and it displaces it displaces it by 1 meter in the direction of force applied, then the work done is said to be of 1 जूल। तो ये है कि जब व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भाई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी तो दोनों की डायरेक्शन होगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और तभी तो उनके बीच में जो एंगल आएगा वो जीरो आएगा। अगर कुछ और एंगल आ जाएगा तो वहां पे फिर फोर्स के अलग अलग कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें 1 जूल चाहिए तो हमें फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट करवाना है, तभी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1 आएगी, तो तभी एंगल आपका 0 आएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, ये कई बार पूछने रहता है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी जो मैंने आपको बताया, और इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, और फिर हम इस पर कुछ आसान से न्यूमेरिकल कर लेते हैं और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश हम करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा।
ओके, सो इरेज कर देता हूँ मैं इसको। नहीं, तो कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे इजी सवाल से, जो कि वाकई ही बहुत इजी है। सो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन acts on a body, if a force of 5 Newton acts on a body and it displaces it and it displaces it by 10 meter in the direction of force applied, in the direction of force applied, then calculate the work done by force। ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, एक 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन का फोर्स। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के अब ये यहाँ आ गया है, और दोनों के बीच में जो गैप है वो 10 मीटर का है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो आप इसको एक बार पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आपने पॉज कर लिया, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ। सो 1 2 10, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो जो है सॉल्व करते हैं। तो पता है आपको वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, 5 न्यूटन। ये सारे कांस्टेंट फोर्स है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होता है कांस्टेंट फोर्स और एक होता है वेरिएबल फोर्स। तो अभी जितनी भी चीजें हमें पढ़नी है वहां पे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो फोर्स है वो कॉन्स्टेंटली लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, मतलब फोर्स बीच में चेंज नहीं हो रहा। फोर्स आपका 5 न्यूटन है तो थ्रू आउट द जर्नी वो 5 न्यूटन ही लग रहा है, 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग रहा, 5 न्यूटन से कम नहीं लग रहा। फोर्स वेरिएबल नहीं है, फोर्स एक कांस्टेंट है। F इज इक्वल टू 5, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, जो एक कांस्टेंट फोर्स है। तो अभी जितनी भी चीजें हमें पढ़नी है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़नी है। तो फोर्स आपका कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10, और कॉस एंगल कितना बन रहा है, देखिए फोर्स भी यहीं पे हो रही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, दोनों पैरेलल है। तो कॉस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 इंटू 1, तो ये आपका 1 ही जाएगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 50 जूल आ जाएगा। यानी जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कराओगे 10 मीटर 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, 50 जूल का वर्क डन आएगा। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि कई बार मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जितने तरह के फोर्सेस रहेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतने अलग अलग तरह के क्या आएंगे, वर्क डन आएंगे। ओके, तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इरेज कर दूं मैं, नोट कर लिया आपने। ओके, तो 1 2 3 मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो ब्लॉक है ये आपका 2 kg का एक ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है।
3D में बनाया नहीं है, बस समझ जाओ कि यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक है और ये एक टेबल पे रखा हुआ है। ये किस पे रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है। एंड ये एक टेबल है, टेबल का सरफेस है ये। ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है मेरी, पर मुझे उम्मीद समझ जाओगे आप। सो हमने क्या किया कि हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, एक फोर्स लगाया F, और F किसके बराबर है? F आपका है 10 न्यूटन के बराबर है। मैंने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, और फोर्स जो है वो किसके बराबर है? 10 न्यूटन के बराबर है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया है इधर, मान लेते हैं 4 मीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ब्लॉक रखा हुआ है और जो है एंड इसको हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका 4 मीटर की तरफ सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। अब अगर हम इस पे ये बात करें तो आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगती है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mg, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, है ना? और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, जब वो स्लाइड करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो एक पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगती है ना? फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव फोर्स होती है, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी वो अपनी वैल्यू को उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। हालांकि जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है तो उस केस में जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो सपोज मान लेते हैं कि जो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की तरफ 1 न्यूटन का लग रहा है, पीछे की तरफ 1 न्यूटन लग रहा है। तो ये पूरी चीज़ें, हालांकि ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, लेकिन चलिए उसको छोड़ते हैं। तो चलिए एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देते हैं। जब कभी भी जो है चलो नॉर्मल रिएक्शन छोड़ो, हटाओ, वो समझाना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के फोर्सेस हैं, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है? 3 तरह का जो है आपका फोर्सेस लग रहा है। तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन इन 3 फोर्सेस का अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। सबसे पहले आप वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड, इसको हम फोर्स अप्लाइड बोल देते हैं, ठीक है? एपीपी। ओके, राइटिंग समझ में नहीं आती है मेरी, मानता हूँ थोड़ी सी गंदी है, तो समझ में आ जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। एपीपी है फोर्स अप्लाइड। ये आपका mg फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये आपका जो है 1 न्यूटन का फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये कैसी है फोर्स है आपकी? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो चलो वर्क डन निकालो, सारे फोर्सेस के थ्रू वर्क डन निकालो, जरा जरा कोशिश करो एक बार वर्क डन निकालने की। ओके, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पॉज किया होगा और जो है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जब तक मैं भी थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अब तक तो याद हो गया होगा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, जिसको हम ओपन करेंगे तो हमारा आ जाएगा मॉड एस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड क्या हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 0। क्योंकि क्यों 0 क्यों होगा? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0। और मैं आपको बता चुका हूँ कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इस केस में जो वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड फोर्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 और इंटू 1, तो ये हमारा आ जाएगा 40 जूल। 40 जूल का वर्क आ जाएगा। वर्क डन फोर्स अप्लाइड के थ्रू जो वर्क डन आएगा वो 40 जूल का आएगा। ओके, अब ये देख लेते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो फिर सेम वही है, एफ डॉट एस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है आपका? फोर्स इस बार mg लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो mg लगता है। तो यहाँ पे आप g की वैल्यू जो है वो वैसे तो 9.8 होती है, थोड़ी सी वेरी भी करती है, ऑल्टीट्यूड पे वेरी करती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो आप 10 की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, ठीक है? जी की वैल्यू 10 ले लो। सो यहाँ पे आपका फोर्स कितना हो जाएगा? mg के बराबर फोर्स लगेगा, तो मास कितना है? 2 इंटू जी की वैल्यू लेते हैं 10, ये फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका 4 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 मीटर, और ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, बट डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर 0 ही आएगा, इतना तो पता होगा, उम्मीद करके चल रहा हूँ मैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 जूल का बाद आ जाएगा। और ऐसे आप समझ भी सकते हैं कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्स एक्सिस में, इस डिस्प्लेसमेंट को करवाने में जो रोल है वो इसी फोर्स का या इस फोर्स का होगा, इस फोर्स का तो ये तो डाउनवर्ड ही लेके जा रहा है, इस फोर्स का कोई रोल भी नहीं है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम एक लास्ट हमारा रह रहा है इसमें जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ डॉट एस। उम्मीद करता हूँ बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एक्चुअल फॉर्मूला आपका एफ डॉट एस ही होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स इसको हम ओपन करेंगे तो मॉड एस कॉस थीटा, देन फोर्स आपका कितना है पीछे की तरफ 1 न्यूटन है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता है, जब आप फॉर्मूले से कर रहे हो तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, बाकी सारी चीजें एडजस्ट हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो फोर्स कितना है 1 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है 4 मीटर। ओके, एंड कॉस, अब देखो एंगल कितना हो रहा है जरा बताना मेरे को, एंगल कितना हो रहा है, देखो फोर्स इधर की तरफ लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एकदम स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा, यानी 180 डिग्री, तो ये आपका कितना आ जाएगा कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, -1, तो ये हमारा हो जाएगा -4 जूल ऑफ वर्क। यानी ये क्या कर रहा है भाई, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। नेगेटिव वर्क मतलब ये क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इसकी जो है वेलोसिटी को, इसकी स्पीड को क्या करेगा, एक्सेलरेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और ये डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये धीरे 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 क्या होगा, अगर ये फोर्स लगाना बंद कर दो धीरे धीरे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये चीज़ें कम टू रेस्ट आ जाएगी, मतलब कोई चीज़ रेस्ट पे आ गई तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो आप लेते जाओगे, लेते एनर्जी ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो, नेगेटिव वर्क मतलब एनर्जी आप निकाल रहे हो निकाल रहे हो निकाल रहे हो, और एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट की एनर्जी 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो वो उस पे किस पे आ जाएगा जो है रेस्ट पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। एंड ओके, सो आगे चलें। सो इरेज कर रहा हूँ 1 2 3। ओके, इरेज कर रहा हूँ। वीडियो को जब क्वेश्चंस आए करें तो वीडियो को एक बार पॉज करके जो है सॉल्व कर लिया करो, तो ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो एक कॉपी और पेन लेके देखो, खुद से नोट्स बनाओगे तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एंड एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज calculate the work done, calculate the work done in raising होता है ना, हाँ calculate the work done in raising an object of मास। मेरे बच्चे मेरी राइटिंग से बहुत परेशान रहते हैं, जो है थोड़ी कहते हैं समझ में नहीं आती, बट ठीक है, मुझे लगता है समझ में तो आती है थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg up to a height of
लेट्स से 5 मीटर। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg अप टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ओके, तो है क्या बेसिकली आपका एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन ये है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था, थोड़ा सुंदर सा बनाता हूँ मैं। ओके हाँ, ये थोड़ा सा सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, और आपने क्या करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है। आपको इसको लिफ्ट करके कहाँ तक ले जाना है, आपको इसको लिफ्ट करके 5 मीटर ऊपर लेके जाना है। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यही पूछा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम 5 मीटर ऊपर लेके चले जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, वो तो हर एक चीज पे लगती है भाई। तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। अब हमें उठाना है, तो जाहिर सी बात है हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होगा। तो जाहिर सी बात है, सवाल मेरा ये है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को उठाना चाहते हो तो उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जरा सोच के बताओ मुझे। कि अगर इस ऑब्जेक्ट को 2 kg का ऑब्जेक्ट है, और अगर इस 2 kg के ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, अगर आप इस 2 kg के ऑब्जेक्ट को उठाना चाहते हो, ऊपर की तरफ उठाना चाहते हो, तो कितना फोर्स लगेगा, ये मेरे को आप जरा सोच के बताओ। जरा सोच के बताना, मतलब क्या mg क्या फोर्स लगानी पड़ेगी, mg के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, या mg से थोड़ी सी बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, या mg से थोड़ी छोटी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्या है। mg के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, इक्वल टू mg लगानी पड़ेगी, ग्रेटर देन mg या लेस देन mg। सो इसका जो जवाब है वो है कि आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो mg के बराबर ही लगानी पड़ेगी। अब मानता हूं, अच्छा देखो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है mg के बराबर ही फोर्स क्यों लगानी पड़ेगी, मैं समझ रहा हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, जो कि हर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर आप उसको लिफ्ट करना चाहते हो, आप उसको क्या करना चाहते हो, लिफ्ट करना चाहते हो, तो लिफ्ट करने के लिए भी आपको mg फोर्स लगानी पड़ेगी। अब हाँ, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि mg से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर ये फोर्स नीचे की तरफ mg है, तो ऊपर की तरफ उठाने के लिए आपको mg प्लस 0.00000001 लगाना पड़ेगा। मतलब बहुत, वो जो फोर्स होगा वो mg के कंपैरिजन में इतना कम होगा कि उसको कैलकुलेट करने से या ना करने से, कैलकुलेशन में रखने से या न रखने से कोई फायदा होगा नहीं उससे। मतलब अब ऐसे समझो, जैसे ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ भी आपने एक फोर्स लगा दिया f, जो कि किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड से इसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई नीचे भी फोर्स है mg, और ऊपर से भी आपने सेम फोर्स लगा दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड से अपना कांटेक्ट लूज कर देगा, भाई बैलेंस फोर्स लगने लग जाएगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इट्स कंटिन्यू इट्स मोशन। तो अब क्या हो गया कि अब ये ऑब्जेक्ट आपका किस पे आ गया, बैलेंस फोर्स पे आ गया, अभी भी रुका हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर लेके जाना। तो आप क्या कर दोगे, अब ये फ्लोट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये तो हल्का सा एक दो सा फोर्स जब आप इसको टच कर दोगे ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अपने आप ऊपर 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 आ जाएगा। और जब जहां पे भी आपको रोकना है, हल्का सा फिर से टच कर दो तो ये रुक जाएगा। ना जैसे स्पेस में है, तो स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पे कोई फोर्सेस वगैरह नहीं है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। आपको एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके जाना, तो आप क्या कर दो, रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, हल्का सा टच कर दो। जब आप इसको हल्का सा टच कर दोगे तो धीरे 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 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आके आपको रोकना है, तो फिर से क्या कर दो, हल्का सा टच कर दो। तो फोर्स इतनी कम होगी कि जब हम इसको कंपेयर करने बैठे एक्चुअल फोर्स से, तो उसके बराबर ही फोर्स आएगी। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हमें ऊपर की तरफ इसको उठाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें अगर इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो लिफ्ट करने के लिए भी हमें mg के बराबर ही फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा भाई। तो वर्क डन आपका क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू, फिर से गलत मार्कर उठा लिया क्या उन्होंने। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ, इसको ओपन करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, एंड एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, मैंने बताया mg, क्योंकि mg के बराबर ही आप फोर्स लगाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट आपका s, और ये आपका आ जाएगा cos। अब देखो एंगल की वैल्यू क्या होगी, भाई फोर्स भी हम ऊपर लगा रहे हैं,
डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, यानी जो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन आपका हमारा आ जाएगा mg/s। तो मास कितना है 2, g की वैल्यू आप 10 ले लो, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 टू द 10 100 जूल ऑफ वर्क आ जाएगा। यानी जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के 5 कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को जब आप उठा के 5 मीटर की हाइट पे लेके जाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, आपको टोटल वर्क करना पड़ेगा 100 जूल का। इसी में अगर ये पूछ लेता कि बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ लेता कि बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी इस पे कितना वर्क करेगी, तो क्या करते हैं इसका बस नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। देखो वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी डॉट एफ डॉट एस, तो फोर्स एफ मॉड एस कॉस थीटा, थोड़ा आराम से लिखता हूँ, कॉस थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऊपर की तरफ 5, यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले लेते हैं, और कॉस कितना आ रहा है, इस बार एंगल कितना बन रहा है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, बट इस बार डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच में स्ट्रेट एंगल बना कि नहीं बना, तो यानी इस बार एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, मास कितना है, मास है 2, जी की वैल्यू कितनी है 10, इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 5, इंटू कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस में 100 जूल ऑफ वर्क आएगा। यानी ग्रेविटी क्या करेगी, नेगेटिव वर्क करेगी, और आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा क्या करेगी, जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो उस मोशन को अपोज ही करेगी वो, है ना। समझ में आया, ओके, उम्मीद करता हूँ जो है आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। इरेज करूँ इसको, नोट कर लो, 1 2 3 इरेज करने जा रहा हूँ, नोट कर लिया, ठीक है, और जो है इरेज कर देता हूँ, ठीक। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना मेरे ख्याल में, ठीक है, जो भी है क्वेश्चन नंबर 4 ही है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए आपके, और आपकी और क्या रहते हैं करवाने लायक जो क्वेश्चन है, देख लेता हूँ मैं। हाँ, इसमें एक चीज और आता है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इसमें ये बोला जाता है कि अगर जैसे आपका कोई कूली है, क्या है आपका कूली है या पॉटर है, पॉटर जानते हो ना, कूली पॉटर, स्पेलिंग सही है कूली की, शायद यही है कूली की स्पेलिंग, ठीक है। तो आपका जो पॉटर होता है, जो कूली होता है, जो सामान रेलवे स्टेशन पे सर पे रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं ऐसे, तो तो ये होता है कि देखो, जब कूली कोई सामान उठा के अपने सर पे रखता है ना, यदि मान लो भाई, जो है कूली कैसे बनाऊं मैं, ड्राइंग तो बड़ी बेकार है मेरी, तो लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई कूली है तो वो अपने सर पे सामान रख के जो है वो चल रहा है, सामान रख के क्या कर रहा है, वो बस आगे सर पे सामान रख के इस तरह से आगे आगे चल रहा है, तो वर्क डन बाय कूली जो होगा वो क्या आता है, 0 आता है। देखो कैसे, जैसे कि मान लो ये आपका बनाता हूँ, ये है हमारा कूली, स्मार्ट सा है ये, और ये गर्दन होगी, गर्दन कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी इसकी, और ये इसके पाँव हो गए, ठीक है। तो अगर मान लो ये कोई लोड है, ये थोड़ा सा सामान है आपका, एक सामान है ये, और ये उठ के इस तरह से आगे 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 चलता है, आगे आगे क्या करता है, चलता है। तो अगर मैं ये बात करूँ कि वर्क डन बाय कूली कितना होगा, वर्क डन बाय कूली कितना होगा, तो आप ये देखोगे कि इस पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी देख लो या वर्क डन बाय कूली देख लो, तो कूली क्या करेगा, इसको उठाने के लिए, भाई सर पे सामान रखा हुआ है इसके सर पे, तो क्या करेगा, उठाने के लिए ऑब्जेक्ट को
ऊपर की तरफ पुश करेगा कि नहीं करेगा भाई, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो इसको उठाने के लिए, बैलेंस करने के लिए फोर्स ऊपर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जो कि ऑफ कोर्स mg के बराबर होगा। अगर mg से ज्यादा होगा तो भाई ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा ना। सो बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऐसे हो रही है। दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल जो आ रहा है, थीटा आ रहा है, वो 90 डिग्री आता है। और आपको पता है जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन में आपका cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो वर्क डन बाय कूली कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय कूली इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इस वाले केस में। समझ में आ रहा है। बट हाँ, अगर आपका जो कूली है ये आपका स्टेप चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है जब वो ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो फोर्स भी ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो उस केस में भाई जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपका कूली सिर्फ सामान लेके आपके साथ आगे आगे चलता है तो उस केस में फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन नहीं होगा। हाँ, हालांकि वो उसके मसल्स बर्न हो रहे हैं, एनर्जीज कैलोरीज उसकी बर्न हो रही है, बट काम वो कर रहा है। लेकिन फिजिक्स के टर्म में अगर किसी लोड को आप कैरी करके आगे की तरफ चलते हो तो उस केस में जो है वर्क डन नहीं होता है। हाँ, जब वो सीढ़ी वगैरह चढ़ेगा तो उस केस में वर्क डन होगा, लेकिन जब वो सामान रख के आगे आगे सीधे सीधे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। चाहे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी 0 आएगा। देखो ग्रेविटी भाई, इसने जो कूली ने फोर्स कहाँ लगाया था, ऊपर लगाया था। ग्रेविटी कहाँ फोर्स लगेगी, ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे हो जाएगा, अभी भी डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ ही रहेगा, तो एंगल फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर से वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज आल्सो इक्वल टू 0। ग्रेविटी भी इसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही है। और समझ सकते हो भाई, कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो ग्रेविटी का आगे डिस्प्लेस करवाने में कोई रोल ही नहीं है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में, जो समझ में आता है, जैसे भी हिंदी में, इंग्लिश में, व्हाट्सएप लैंग्वेज जैसे नोट करना है वो समझ जाना जो है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, नोट कर लिया भाई, इरेज कर दूं। जैसे एक क्वेश्चन भी है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लिख लेता हूं मैं, इरेज कर देता हूं पहले। उम्मीद करता हूं आपने लिख ही लिया होगा, नोट वोट कर लिया होगा। और इसको हम रहने देते हैं कूली को। और ओके, तो क्वेश्चन ये है कि मैं ले लेता हूँ इसको। अ बॉय, सॉरी मार्कर गिर गया। अ बॉय ऑफ मास, क्वेश्चन है अ बॉय ऑफ मास 50 kg, a boy of mass 50 kg goes upstairs and one stair is of 0.5 मीटर। एक स्टेयर जो है आपकी कितनी है, 0.5 मीटर है। एक स्टेयर आपकी कितनी है, 0.5 मीटर है। he covers टोटल 40 स्टेयर्स। वो टोटल क्या करता है, 40 स्टेयर्स को कवर करता है। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम। तो वो कितना वर्क करेगा ये बताना है। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक लड़का है, 50 किलो का लड़का है, और ये क्या कर रहा है, इस तरह से आपका स्टेयर्स चढ़ता जा रहा है, इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है वो, ठीक है, इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। और एक सीढ़ी के बीच में जो गैप है और वो कितना है, 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है। तो हमें ये निकालना है कि टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन बाय
वर्क डन, वर्क डन बाय बॉय कितना होगा, वर्क डन बाय बॉय कितना होगा, कितना वर्क डन करेगा ये। तो देखो बात ये आपको पता चल गया कि जब वो सामान लेके या अपना ही वेट लेके जब वो आगे की तरफ जाएगा, तो आगे की तरफ जाने में तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। भाई ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, भाई अपना वेट उठाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा। तो जब वो सीधे सीधे आगे बढ़ेगा तो कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जब वो स्टेयर्स चढ़ेगा, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में वर्क डन वो करेगा, क्योंकि उस वाले केस में आप ऑब्जेक्ट फोर्स भी ऊपर लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, तो उस केस में वर्क डन आएगा। तो अगर हम वर्क डन दिखाएं तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम टोटल हाइट की बात करें तो कितना ऊपर जाएगा वो। भाई एक स्टेयर चढ़ेगा तो 0.5, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आप कुछ वर्क डन आएगा, फिर वर्क डन 0, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। फिर पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो कुछ हाइट कवर किया, कुछ वर्क डन किया। तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल हाइट कितनी कवर करी है। तो टोटल हाइट निकाल लेते हैं। टोटल हाइट कवर्ड, टोटल हाइट कवर्ड हमारा क्या है, देखो एक स्टेयर है तो 0.5, और टोटल कितनी स्टेयर्स हैं, 40 स्टेयर्स हैं। टोटल कितने स्टेयर्स हैं, 40 स्टेयर्स हैं। तो डेसिमल से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 4 20। तो टोटल कितनी स्टेयर्स हैं, टोटल 20 हैं। तो कितना डिस्टेंस आएगा वो, टोटल वो 20 मीटर गया। वो टोटल कितना गया, 20 मीटर गया। तो अब वर्क डन निकाल लो। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स आपका क्या आता है, मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। और उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। तो मैं सॉरी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स आपका कितना है, कितना फोर्स लगेगा, mg। भाई नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, तो आपको भी ऊपर उठाने के लिए mg फोर्स तो लगाना पड़ेगा अपने शरीर को उठाने के लिए। जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, तो mg और आपका डिस्प्लेसमेंट s, और आपका कितना आ जाएगा कॉस। भाई जब वो आगे की तरफ जाएगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो फोर्स भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रहा है, तो कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू मास कितना है, मास है आपका 50 kg। तो मास है 50 kg इंटू में जी आपका कितना है 10 ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका टोटल वो कितना गया, 20 गया। तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 टू 10 आ जाएगा, और 5 टू 10 और 0 0 0, ये आपका जूल आ जाएगा। तो वर्क डन बाय बॉय कितना आ जाएगा, ये हमारा इतना जूल ऑफ वर्क, 10,000 जूल ऑफ वर्क होगा। इसी बात को आप ऐसे भी कर सकते हो कि वर्क डन एक स्टेयर चढ़ने में कितना वर्क डन हुआ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो बता देता हूँ, आप कर लेना। वर्क डन बाय वर्क डन, जब वो वर्क डन इन वन स्टेयर, वर्क डन इन वन स्टेयर, जब वो एक स्टेयर चढ़ेगा तो टोटल कितना वर्क डन होगा। भाई ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा, एफ एस आएगा, ये कॉस्ट तो 0 हो जाएगा। तो फोर्स कितना लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ रहा है 0.5, ये एक आएगा। जब वो एक स्टेयर चढ़ेगा तो इतना वर्क डन करेगा, कितना mg इंटू 0.5। तो मास आपका कितना है 50 इंटू 10 इंटू 0.5। जब वो एक स्टेयर चढ़ेगा तो इतना वर्क करेगा। टोटल वो कितने स्टेयर चढ़ रहा है, वो 40 स्टेयर चढ़ रहा है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। आप सारे इंडिविजुअल वर्क डन को ऐड करते जाओगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चाहे आप इसको इस तरह से कर लो, चाहे आप इसको इस तरह से कर लो, और चाहे इसको आप इस तरह से कर लो, बात एक ही है। क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐड करने का कोई भी पंगा नहीं है इसमें, कैसे भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सो उम्मीद करता हूँ नोट आपने कर लिया होगा। ओके, सो रेस करने जा रहा हूँ मैं। ओके ओके, सो 1 2 3। मेरे क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे नोट करने में इतना टाइम लगाते हैं, पता नहीं क्या ही करते रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। 5 10 मिनट जो है वो नोट करने में लगाते हैं। जब पूछता हूँ इरेज कर दूं, बोलते हैं नहीं अभी नहीं सर, अभी रुका हुआ है, अभी बचा हुआ है। ऐसे करते 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 जो है पूरा बेल खत्म हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ अब इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में आएंगे तो आप कर लोगे।
एंड एक चीज और होती है जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको बता देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक ज़्यादा नहीं करता हूँ, एक जो है थोड़ा टॉपिक है, बताना जरूरी है, क्योंकि अभी से आप देखे रहोगे तो बेसिकली आपका एनटीएससी लेवल में, ओलंपियाड लेवल में जो कंपटीशन है वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी आपसे पूछ सकता है वो। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, जो बच्चे प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ना चाह रहे हैं वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे किसी टारगेट को एग्जाम कर रहे हैं, किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, जो भी टॉपिक है हमारा। अच्छा, एक चीज और है कि अभी तक जितने भी हमने वर्क डन निकाले हैं, तो अभी तक जितने भी वर्क डन निकाले हैं उसमें हम मान के चल रहे थे कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स कैसी है? कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स चेंज नहीं हो रही थी। फोर्स क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही थी, फोर्स कांस्टेंट आ रही थी। जैसे फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो फोर्स आपका क्या है? फिक्स है। फोर्स आपका क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन क्या होगा अगर जो है फोर्स वेरिएबल आ जाए? अगर फोर्स अगर वेरिएबल होगी तो उसकी कहानी हम जो है क्लास 11 में जाके पढ़ते हैं, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताऊंगा जहाँ पे वेरिएबल फोर्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं ग्राफिकल ग्राफ के हेल्प से। तो अगर आपके पास, जैसे हमने मोशन में किया था ना, एस टी ग्राफ था, वी टी ग्राफ था, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था। तो अगर हमारे पास ग्राफ है तो ग्राफ का यूज करके हम वेरिएबल फोर्स का जो है वर्क डन बड़े इजीली निकाल सकते हैं। वरना वैसे निकालना तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स क्या हो रहा है? जैसे चेंज हो रहा है, जैसे फोर्स है, मान लो ये तो कांस्टेंट फोर्स है। एक फोर्स मान लो लग गई, फोर्स इज इक्वल टू 2x लग गई। कितनी लग गई? फोर्स इज इक्वल टू 2x। अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब आप 1 मीटर चले जाओगे तो फोर्स 2 मीटर, 2 न्यूटन लगेगा। जब आप जो है डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर कर दोगे तो फोर्स 2 × 3 6 न्यूटन लगने लग जाएगा। इस तरह से जब डिस्प्लेसमेंट आप जो है 10 का कर दोगे, 10 मीटर का कर दोगे, तो आपका कितना हो जाएगा? फोर्स 20 न्यूटन लगने लग जाएगा। तो आप समझ रहे हो, जो फोर्स है ये बहुत वेरिएबल फोर्स है, और इसके थ्रू मतलब जब अगर हम वर्क डन निकालने जाएंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट तो इतना हमें पढ़ना नहीं है। बट एरिया, इसका कई बार एरिया के क्वेश्चन आते हैं। तो एरिया अगर दिया हुआ है, ग्राफ, एक ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, तो उस ग्राफ के थ्रू इसका वर्क डन निकालना बहुत इजीली हो जाता है, इजी हो जाता है जो है वेरिएबल फोर्स का। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अगला है हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाया ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हमें देखना है कि ग्राफ के थ्रू हमारा जो है वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, हमारा। छोटा सा बनाता हूँ क्योंकि काफी चीजें लिख रही है यहाँ पे। तो ये आपका फोर्स है, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे आपका फोर्स है और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है। पहले आपका क्या होता था? पहले आपका जैसे एस टी ग्राफ था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे टाइम होता था। इसी तरह से यहाँ पर आपका ये कौन सा ग्राफ है? यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है एक्स। अब मान लो अब ये मान लेते हैं कि जैसे कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मान लो इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। अभी देखो फोर्स जो है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है? फोर्स क्या कर रही है? वेरी कर रही है। फोर्स क्या कर रही है? वेरी कर रही है। फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो इस वाले के लिए ये वाली फोर्स होगी। जैसे जब डिस्टेंस आगे बढ़ जाएंगे तो इसके लिए ये वाली फोर्स लगने लग जाएगी। जैसे फिर थोड़ा सा और आगे गए तो उसके लिए। तो कहने का मतलब जो फोर्स क्या हो रही है? वेरिएबल हो रही है। फोर्स क्या हो रही है? वेरिएबल होती जा रही है। तो ये है हमारा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसका एरिया निकालना है, एरिया आप निकालोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन, गिव्स
वर्क डन तो कोई नई चीज नहीं है। अगर आप इसका आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया आ जाए तो आप क्या कर दो, एरिया कवर्ड टोटल कैलकुलेट कर लो, और जो एरिया कवर्ड होगा वही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा इस पे ज़्यादा जा नहीं रहा, मैं इसको समझा देता हूँ कि एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ जो है गिव्स वर्क डन, ये कैसे हो रहा है ये समझ लेते हैं। तो देखो बेटा बात ये है कि अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। हमने अभी तक जो वर्क डन देखा है, वर्क डन निकालना सीखा है, वो किस लिए सीखा है, हमने वर्क डन सीखा है कांस्टेंट फोर्स के थ्रू निकालना, वेरिएबल फोर्स के थ्रू निकालना नहीं सीखा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी क्या काट ली, पतली सी एक स्ट्रिप काट ली। क्या काट ली, पतली सी एक स्ट्रिप काट ली। ये पतली सी मैंने बहुत पतली सी एक स्ट्रिप काट ली, ये एक बहुत पतली सी स्ट्रिप काट ली मैंने। और ये स्ट्रिप जो है वो बहुत पतली है, मतलब ऐसे समझो कि एक शीट है और उस शीट का क्या कर दिया, एक शीट के 1000 टुकड़े कर दिए। एक पेपर का पन्ना है और उसके हमने 1000 पीस कर दिए। अब 1000 पीस में से एक स्ट्रिप उठाओगे तो इतना पतला मैंने काटा है। क्या काटा है, उतना पतला मैंने काटा है। तो ये जो है, ये जो लेंथ होगी, ये आपका ये वाली जो थिकनेस होगी, भाई ये जो लेंथ है वो बहुत कम है। तो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब फोर्स वेरी कर रहा है, ये दिक्कत आ रही थी। तो हमने क्या किया कि हमने बहुत पतली पतली क्या काट दी, स्ट्रिप्स काट दी। क्या कर दी, पतली पतली स्ट्रिप्स काट दी। जब हमने बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स काट दी तो हुआ क्या कि ये आपका एक पॉइंट, ये इसको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, एक ये जूम करके दिखा रहा हूँ। हालांकि एक्चुअल में बहुत पतली है, एक पेपर के 10,000 20,000 टुकड़े कर लो और उस टुकड़े में से एक पीस उठाओगे तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, बट नेग्लिजिबल होगी। तो एक ये पॉइंट आपका ये और एक पॉइंट ये, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच की थिकनेस इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि ऐसा लगेगा कि फोर्स चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, क्योंकि दोनों के बीच का गैप बहुत कम है। फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्स पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट इतने से पॉइंट के लिए, इतने से पॉइंट के लिए थोड़ा ना चेंज हुआ है, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट इतने के लिए चेंज ही नहीं हुआ। तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ तो इतने से इतने में जो आपका क्या रहेगा जो फोर्स रहेगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो इसकी हाइट कितनी होगी, एफ होगी कि नहीं होगी, इसको हम F1 बोल देते हैं। यहाँ से कोई कुछ हाइट रही होगी, इसकी हाइट जो है यहाँ पे हाइट क्या रही होगी, कुछ रही होगी इसकी F1, तो हमने बोल दिया इसकी हाइट जो है F1 है। और ये वाला जो डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बहुत पतला सा है, बहुत पतला। सोचो ना एक पेपर है उसके 10,000 टुकड़े करते तो कितनी हाइट रहेगी। तो ये आपको बहुत पतला सा डिस्टेंस है, x1 ले लिया। क्या ले लिया, x1 ले लिया। इसी तरह से मैंने दूसरा एक बहुत पतली सी स्ट्रिप काटी, इसके लिए ये हाइट कितनी हो जाएगी, F2 हो जाएगी, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इसी तरह से एक तीसरी पतली सी स्ट्रिप काटी मैंने, इसी तरह से तीसरी से पतली सी स्ट्रिप काट ली, और इस बार इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, F3 हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, x3 हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूं या अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालूं, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप निकालूं, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप, आपका क्या हो जाएगा, F1 इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, F1 इंटू x1 होगा, है ना। और अगर मैं एरिया, तो सिंगल स्ट्रिप का एरिया ही आ जाएगा। अगर मैं सारे स्ट्रिप का एरिया निकाल दूं तो क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप इज इक्वल टू F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी 10-20 हज़ार बार जितने भी हमने पीसेस इसके किए हैं वो सारे पीसेस को क्या कर देंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो आप ये बताओ मुझे, ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। भाई इतना सा फोर्स है और ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये छोटा सा वर्क डन आएगा कि नहीं आएगा। भाई ये छोटा सा फोर्स है, फोर्स F, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी वही है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी वही है, इसलिए डायरेक्टली आपका एफ आ रहा है, इसमें जो है एंगल 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो छोटा सा फोर्स है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे W1 आएगा, और यहाँ पे आपका W2 आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, W3 आएगा। इस तरह से डॉट 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 आप सारी वर्क डन जोड़ते चले जाओगे, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। जब आप सारे वर्क डन को जोड़ दोगे तो टोटल आपको क्या मिलेगा, जब सारे वर्क डन को आप जोड़ दोगे तो टोटल वर्क डन नहीं मिलेगा, तो एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा कि नहीं देगा। तो यहीं से आ गया कि एरिया या टोटल एरिया ऑफ fx ग्राफ, टोटल एरिया ऑफ fx ग्राफ गिव्स
गिव्स टोटल वर्क डन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये जो लाइन है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव वर्क डन, ये आप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है, एरिया जो होता है वो आपको टोटल वर्क डन कैसे देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं हम, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। इरेज कर दो। ओके 1 2 3 इरेज करने जा रहा हूँ मैं। ओके इरेज कर रहा हूँ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे इस पे। क्या करें क्या करें क्या करें। चलो ये है, ये फोर्स हो गया F, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया X। चलो ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे है फिर ऐसे आ गया। हाँ ये 2 पॉइंट है। तो ये जो इसकी जो रीडिंग है, इसकी जो रीडिंग है ये है 10 मीटर, और मैं 5 कर लेते हैं। चलो इसको, ये है 5 मीटर और ये है 10 मीटर। और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ये लग रही है आपकी 10 न्यूटन की। फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन की। तो सवाल वही है, कैलकुलेट टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कहानी है, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर तक फोर्स क्या कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर तक फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। लेकिन जब वो 5 से 10 के अंदर ट्रैवल किया, 5 मीटर से 10 मीटर तक ट्रैवल किया उसने, तो आप देख रहे हो जो फोर्स है वो डिक्रीज हो रही है। फोर्स क्या हो रही है? वेरिएबल हो गई है। फोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स क्या हो रही है, इस वाले पॉइंट पे फोर्स ये हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे फोर्स फिर ये हो जाएगी। तो फोर्स क्या हो रहा है? वेरिएबल है, डिक्रीज होता जा रहा है। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पता है? आपको पता है कि भाई एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन, तो एरिया निकाल लो। तो वी नो टोटल एरिया कैलकुलेट कर लो वर्क डन के लिए। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू, आपका क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कर लोगे ना? नाम आप दे सकते हो, मन करे तो तुम्हारा, इसको दे दो ए, इसको बोल दो बी सी डी ए, कर सकते हो। नाम देना नाम दे दो, क्या दिक्कत है यार इसमें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी कितनी है 10, ब्रेथ कितना है 5, तो ये हमारा आ जाएगा 10 इंटू में 5 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है हाफ। बेस आपका कितना है, ये 5 है, 10 है, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 5, 5 ही तो होगी। और हाइट कितनी है आपकी, इसकी ट्रायंगल की हाइट कितनी है, हाइट आपकी 10 है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस 2 से तो ये कट जाएगा, तो 5 इंटू में 5 हो जाएगा ना यहाँ पे, 5 इंटू 5, तो ये हमारा आ जाएगा 25 और 75, तो ये आपका आ जाएगा 75 जूल। यानी यहाँ से लेके जब बॉडी जो है 0 से लेके 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तो टोटल कितना वर्क होगा, 75 जूल का वर्क होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आप मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। एंड आप जो है इसमें आपको ये चीज़ पता चल गई कि भाई अगर आपके पास एफ एक्स ग्राफ है तो एफ एक्स ग्राफ का आप क्या कर दो, बेसिकली एरिया निकाल लो, और एरिया निकालने से आपका काम हो जाएगा। एरिया निकाल दोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये मैंने समझाने की कोशिश करी। बाकी आप एरिया वगैरह तो निकाल सकते हो, उसमें ये आपका पैरेललोग्राम, कभी रोम्बस, कभी ट्रेपेजियम, कोई भी बन सकता है। एरिया निकालना आपको आता है। तो बाकी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, आप बताइएगा मुझे कमेंट में। एंड ये हमारा 02 था, इसके बाद 03 आएगा। एंड 03 में हम एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, अलग अलग तरह की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। और इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। सो पढ़ाई करते रहें, और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, सारी चीज़ों के लिए ऑल द बेस्ट। एंड जो है इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।